Good evening, guys. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. This is exercise 10.2 revision for you of your chapter number 10 circles based on the topics tangents, है ना? Tangents, normals नहीं, हाँ, only the tangents. तो बेसिक पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, फिर चलते हैं क्वेश्चंस पे. टेंजेंट इज अ लाइन सेगमेंट व्हिच टचेस अ सर्किल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट, है ना? टेंजेंट कभी भी सर्किल के अंदर नहीं आती है. नो एंट्री फॉर टेंजेंट. सीकेंट अंदर आ सकती है, टेंजेंट बाहर से निकल के जाएगी. Second cheese, tangent is always perpendicular to radius. Okay, and we can draw infinite number of tangents to a circle because there are infinite number of points on the circle. From an external point, we can draw exactly two tangents. How many? Two. And these two tangents are equal in length. Okay, and from a point on a circle, we can draw one tangent, and from a point inside the circle, we cannot draw any tangent. अब तक की कहानी रिकैप कर दिया मैंने, है ना? आगे का एपिसोड इस प्रकार है. एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं ना. फ्रॉम अ पॉइंट Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter. The distance of Q from the center is 25 centimeter. Radius of the circle is. बस इसके क्वेश्चन के हिसाब से फिगर बना दो और उसके बाद क्वेश्चन बड़ा आसान होगा. वैसे तो आपको पता है 25 और 24 तो आंसर 7 होगा. ट्रिपलेट है ना, 25 24 7. बट फिर भी रिस्क मत लेना, हो सकता है कि ये हाइपोटेन्यूस हो सकता है कि 25 24 के बाद अगली चीज हो वो हाइपोटेन्यूस हो. कल आया था, मैं कह रहा हूँ रिस्क मत लेना, खुद ही कह रहा हूँ ना मैं, बट अंदाजा लग जाता है कि हाँ ये आंसर हो सकता है. चलो फिगर बनाते हैं. ये क्या कह रहा है कि सर्किल है, एक सर्किल है. लेंथ ऑफ टेंजेंट दे दी, लेंथ ऑफ टेंजेंट खुद ने दे दी. लेट अस से ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है कितनी, 24. और सेंटर से ये टेंजेंट की जो है, ये टेंजेंट जो है Q पॉइंट से निकल के आ रही है, Q पॉइंट से निकल के आ रही है. और सेंटर और इस Q पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, 25. राइट. तो आपको रेडियस निकालना है, नहीं ये निकालना है. लेट अस से कि जब ये Q है ये O है तो उसको P मान लेते हैं. राइट. तो लेंथ ऑफ PQ, टेंजेंट की लंबाई तो कितनी है बेटा, 24 सेंटीमीटर. और सेंटर से लेके वो जो एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से टेंजेंट बनना है उसकी बीच की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर. अब इसमें 90 डिग्री कहां बनता है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में. कभी भी गलती से इधर 90 डिग्री ना बनाए, क्योंकि लगता है ऐसा है, फिगर को एक पल में देखने में ऐसा लगता है शायद वहां 90 है, बट वो है नहीं. 90 कहाँ है, वहां. यहाँ तो कभी भी 90 हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन. तो अगर 90 ये है तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस. तो जब आप इसमें जो रिलेशनशिप स्टेब्लिश होगा ट्राइंगल ओपी क्यू में पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, कैसा रिलेशनशिप स्टेब्लिश होगा, ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर. सही है सर, सही है, सही है सर. बोलो क्या गलत है. तो ओ जिसको मैं फाइंड कर रहा हूँ उसको एलएचएस में लेते हैं, आरएचएस में नहीं लेते हैं. एलएचएस में इस साइड तो एलएचएस ही तो है, तो उधर ही तो लिया है. ओपी तो फाइंड करना है अपने को. ठीक है, ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर. नाउ ओपी तो अपने को फाइंड करना है, तो इसको तो करो कॉपी पेस्ट. रेडियस है तो है ना. पी क्यू लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन है 24 का स्क्वायर करना है. और ओ क्यू लेंथ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द एक्सटर्नल पॉइंट, ये कितनी गिवन है, 25, उसका कर देंगे स्क्वायर. तो ओपी स्क्वायर प्लस 576 इक्वल टू व्हाट, 625. तो ओपी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 625 माइनस 576. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 49. ये किसकी वैल्यू है, ओपी के स्क्वायर की वैल्यू है. सो ओपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ 49 विच विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ये हो जाएगी हमारी रेडियस. फाइन. कुछ नोट करना था किसी को, ठीक है. छोटे मोटे क्या नोट करता है शिवम. अच्छा देना तो जो वीडियो को पहला व्यू में जाता है. अच्छा, तो फिर पैसे दूं तेरे को मैं इस बात के. लाइक नहीं करता. अच्छा, इन फिगर 10.11 ये फिगर का रेफरेंस लेना है बेटा. टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स, बिल्कुल दिख रहे हैं हमको. टीपी एंड टीक्यू दो टेंजेंट्स दिखे आपको. एक्सटर्नल पॉइंट है टी, एक्सटर्नल पॉइंट से एग्जैक्टली दो टेंजेंट बनते हैं और दोनों लंबाई में बराबर भी बनते हैं. सेंटर ओ है, ठीक है साहब, सेंटर ओ है. एंगल पी ओ क्यू 110 डिग्री है. पी ओ क्यू ये भी दिख रहा है हमको 110 डिग्री है, ठीक है. देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, पी टी क्यू, यानी कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स निकलवा रहा है. दो टेंजेंट्स जो बनते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, वो दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, ऐसा पूछ रहा है अपन, कितने डिग्री पे वो झुके हुए हैं एक दूसरे से. तो ये कैसे पता करेंगे, हमको पता है ये एक क्वाड्रिलेटरल है, पी टी क्यू ओ, ये क्वाड्रिलेटरल है, यस और नो. एंड क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम कितना होता है बोलो, 360 डिग्रीज.
तो मैं इसको सिंगल सिंगल लेटर में जल्दी जल्दी लिख देता हूं। देखो एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल O। वैसे तो तीन तीन लेटर में लिखना, अब एग्जाम में OPT PTQ ऐसे करके, अभी शॉर्ट में मैं सिंगल सिंगल लेटर में लिख देता हूँ। कितने डिग्री हो जाएगा ये? 360 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें से देखो किस किस एंगल की वैल्यू गिवन है आपको, ध्यान से देखो। तीन एंगल की वैल्यू गिवन है। आप कहोगे नहीं नहीं सर एक ही एंगल की वैल्यू गिवन है, एंगल O की 110 डिग्री, बाकी तीन दो की कहाँ है? बिल्कुल है, देखो ये 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता है। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट? टेंजेंट। तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो दोनों के बीच का इंक्लिनेशन 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल P 90 डिग्री एंड एंगल Q इज ऑल्सो 90 डिग्री प्लस प्लस एंगल T इक्वल टू व्हाट? इधर भी लगा दो प्लस, इक्वल टू व्हाट? 360। इन तीनों को ऐड कर दो, 90 90 180 180 और 110 270। तो एंगल T प्लस 270 इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस का 270 डिग्रीज which will give me 90 degrees, नहीं 110 degrees, 280, अच्छा 290 होगा। हाँ तो इसको 290 करो, ठीक है, तो कितना आएगा? 70 आ जाएगा, ठीक है। और सिंपल सा लॉजिक याद रखो कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। क्या होंगे ये दोनों एंगल? सप्लीमेंट्री। तो ये 110 होगा तो वो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। डायरेक्ट लिंक, अगर चार ऑप्शन में से चूज करना है तो सिंपली ऐसे देख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री है 90 90 के, तो वो दोनों ने क्या गलती करी, फिर वो भी सप्लीमेंट्री, क्योंकि टोटल 360 तो बनाना ही आपको। चलें आगे। अभी का नींद आ रही है? आज ज्यादा सो के आई? नहीं आज को उससे भी ज्यादा सो के आई है। आप भी सो के हो? सर मैं सो क्या हूँ इनका तो पता नहीं। ठीक है। if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle 80 degree, find angle। अब देखो वही, जैसे इसी फिगर का रेफरेंस ले लेता हूं मैं। ये क्या कह रहा है? PA और PB P पॉइंट से जो है टेंजेंट है। तो ये जो T पॉइंट था ना, इसको P मान लो, इसको क्या मान लो? P। PA एक टेंजेंट है और PB दूसरा टेंजेंट है। सेंटर तो युगो युगो से ओ ही रहा है, आज भी वही है। इंक्लाइन टू ईच अदर, तो ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे से कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है? PA और PB 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो आपको क्या निकालना है? एंगल POA। POA, अच्छा फिगर चेंज करना पड़ेगा, दूसरा ही बनाओ। मुझे लगा शायद ये वाला एंगल पूछा है उसने, सेंटर वाला, तो इधर भी सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा, बस थोड़ा सा। हाँ कर सकते हैं, बट एक बार बताना तो पड़ेगा ना क्यों कर रहे हैं हाफ। लेट अस से कि ये तो हो गया सर्किल, ये एक्सटर्नल पॉइंट P से A एक टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट P से B, ये ले लो A, ये ले लो B, और ये हो गया सेंटर, ठीक है। OA और OB दो रेडियस हो गई। कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है दोनों? 80 डिग्री पे। ये 90 होता ही है, ये 90 होता ही है। तो पहले तो सामने वाला एंगल निकाल लो। सामने वाला एंगल कितना हुआ? सप्लीमेंट्री होते हैं अभी भी बताया, तो कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो गया। कितना हो गया? लेकिन उसने ये एंगल नहीं पूछा, ये भी नहीं पूछा, उसने क्या एंगल पूछा है? POA। अब देखो POA कौन सा एंगल बनेगा? POA, दैट मीन्स ये एंगल पूछ लिया उसने। तो जब ये टोटल एंगल 100 डिग्री आ रहा है तो इसका हाफ बनेगा। अगर मल्टीपल चॉइस में तो आप सीधा सीधा कर दो हाफ, लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो क्या करोगे? इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, CPCT से इन दोनों को इक्वल करोगे, और फिर टोटल 100 है तो उसको 50 मार्क करोगे। समझ आया? समझ आया? और मल्टीपल चॉइस है तो सिंपल सा लॉजिक याद रखोगे कि 100 है तो उसका आधा होना ही है। ठीक है ना? क्लियर है? बात सारी पता होनी चाहिए, लेकिन बात को प्रूव करना भी आना चाहिए। समय आने पे प्रूव भी कर पाए, समय आने पे सीधे अप्लाई भी कर पाए। ठीक है, चलिए चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका फिलहाल आंसर हो जाएगा 100 का हाफ, दैट मींस 50। चलो तो ये तो छुटमुट क्वेश्चंस थे। फोर्थ वाला भी कुछ खास नहीं है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पैरेलल। क्या कह रहा है कि डायमीटर बनाओ, पहले तो बना दोगे। डायमीटर के एंड पॉइंट्स सर्किल के ऊपर ही होंगे, और टेंजेंट भी सर्किल के ऊपर किसी पॉइंट पे बनता है। तो दोनों एंड पॉइंट पे अलग अलग डायमीटर बना टेंजेंट बना दो। इस एंड पॉइंट पे एक टेंजेंट बना दो, इस एंड पॉइंट पे दूसरा टेंजेंट बना दो। अब जो ये दो टेंजेंट बने ना, ये एक दूसरे से पैरेलल है, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया?
So let's do it. Here is a circle. ठीक है, ये हो गया उसका डायमीटर। तो इसका एक एंड पॉइंट ये हो गया, इसका दूसरा एंड पॉइंट ये हो गया। तो इस एंड पॉइंट पे लेट अस सपोज करो मैंने ये एक टेंजेंट बना दिया, ऐसे ही बनेगा। इस एंड पॉइंट पे दूसरा बना दिया। अब दिखने में तो दिख रहे हैं कि सर दोनों पैरेलल हैं, बट हाउ टू प्रूव इट मैथमेटिकली वो देखना है अपने को। ठीक है, तो अपने को प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स क्या हैं, पैरेलल हैं। कैसे प्रूव करेंगे नॉनी? लेट अस से AB इज द डायमीटर, ओ सेंटर। वैसे सेंटर का इसमें रोल नहीं है, पर चलो सर्कल बनाया तो सेंटर भी मार्क कर देते हैं। दो टेंजेंट्स में मान लेता हूं क्या, PQ एंड RS। तो हाउ कैन यू प्रूव दैट PQ इज पैरेलल टू RS? ये PQ है AB के परपेंडिकुलर है, वेरी गुड। तो ये परपेंडिकुलर का मार्क लगा दिया मैंने। आगे वो भी इसके परपेंडिकुलर है, ये लो इधर भी मार्क लगा दिया। आगे क्योंकि रेडियस के परपेंडिकुलर होता है तो ऑब्वियसली डायमीटर के भी होगा। तो टोटल AB डायमीटर के ये दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है। आगे हाँ 90-90 हो गए। आगे बता शिवम। आगे बोल। क्या? एक एक एंगल 90 डिग्री कर दिया नोनी ने, आगे का काम करके दे बहन को। आधा काम तो उसने कर दिया, आधा काम तू कर। क्या? हाँ बता। नहीं आ रहा। हाँ बोलो अभी का। नो, अरे दो एंगल 90-90 डिग्री हो गया, प्रूव नहीं कर पाओगे कि ये पैरेलल है? मुझे एक चीज बताओ, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल होती है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है अल्टरनेट एंगल्स, और ये एंगल इसके इक्वल होता है अल्टरनेट एंगल्स। और अगर सेम सेम साइड ले लें तो दोनों का सम 180 होता है, इधर भी और इधर भी। तो अब इस फिगर के अंदर या तो आप लो अल्टरनेट एंगल्स या फिर आप लो अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सपोज करो आपने ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल 90 लिया है, तो आपको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा कि अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 90 + 90 कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। और अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 होता है तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। या तो ये यूज करो। इससे आसान ये है कि एक तरफ तो 90 डिग्री इधर का यूज करो और एक तरफ 90 डिग्री उधर का यूज करो। वो उधर भी तो 90 होगा भाई, AB परपेंडिकुलर RS है तो इधर का नहीं उधर का एंगल भी 90 होगा। अब ये सीधे के सीधे इक्वल हो गए, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, दैट मींस लाइंस पैरेलल। ये ज्यादा इजी होता है। ठीक है, अगर दो लाइंस हैं, ट्रांसवर्सल काट रही है, तो अगर वो पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो वो पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो रहे हैं ना 90-90, दैट मींस लाइंस आर पैरेलल। बोलो अनुष्का, कोई डाउट? आप सिंपली अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल करो, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल हो जाएगा। कुछ करवाने की जरूरत है इसमें? देखो ऐसे करोगे आप, PQ इज परपेंडिकुलर टू AB एंड RS इज परपेंडिकुलर टू AB। तो PQ इज परपेंडिकुलर टू AB से कौन सा एंगल 90 लिखा आपने? एंगल QAB, एंगल QAB इक्वल टू 90 डिग्री। एंड RS इज परपेंडिकुलर टू AB से कौन सा एंगल 90 लिखा आपने? RBA, एंगल RBA इक्वल टू क्या लिखा बेटा? 90 डिग्री। तो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूं, इसको इक्वेशन 2 मान लूं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल QAB इक्वल टू हो गया किसके? एंगल RBA के हो गया। बट ये दोनों तो एंगल्स जो हैं वो अल्टरनेट एंगल्स हैं, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स and they are equal also, और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएं तो आपको कहने से कोई नहीं रोक सकता कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। PQ इज पैरेलल टू RS, प्रूव्ड। समझ आया? क्लियर है? ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। क्या समझे क्वेश्चन, क्या समझे? टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो परपेंडिकुलर होगी वो सर्कल के सेंटर से तो पास होगी। ये तो बहुत ही आसान है। देखो ये है सर्किल, एक टेंजेंट बना देता हूं मैं। लेट अस से, पंखा थोड़ा सा और कम कर यार। तो भी प्रॉब्लम पंखे की प्रॉब्लम ये है कि मुझे तेज बोलना पड़ रहा है। लेट अस से ये टेंजेंट है और ये हो गया उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मार्क कर लेता हूं मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को P, और सेंटर हो गया मेरा O। ठीक है, और टेंजेंट को ले लो AB। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर बनाओ। पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, इस पे इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर बनाओगे तो एक ऐसी लाइन बनेगी सेंटर से पास होती हुई, ऐसी लाइन बनेगी। बताओ ये जो लाइन आपने बनाई ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनी है। अब ये जो लाइन बनाई है ना आपने अभी रिसेंटली, ये सेंटर से पास होती हुई जाएगी, ऐसा प्रूव करना है। पास तो सेंटर से होती हुई गई है, हमने अभी ओ से पास थ्रू होके ही उसको भेजा है, बट मैथमेटिकली प्रूव करना है कि ये तो सेंटर से पास होती हुई जाएगी, पासेस थ्रू द सेंटर। भाई आप और कहीं परपेंडिकुलर बना लो, जैसे आप परपेंडिकुलर इस टेंजेंट की यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी परपेंडिकुलर बना सकते हो, यहाँ भी परपेंडिकुलर बना सकते हो। यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, बट आप तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही बनाओ। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही जब आप बनाओगे तो वो लाइन जो है सेंटर से पास होती हुई जाएगी। ऐसा आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। समझ आया कैसे प्रूव करें? अभी किया तो था, अभी हमने ये किया था, ये नहीं किया था अभी हमने। लेकिन ये जो लाइन ड्रॉ हुई अभी, ये जो लाइन ड्रॉ हुई ये रेडियस है या डायमीटर, ऐसा कहाँ प्रूव हुआ? हाँ देखो हम दो बातें लिखेंगे। हम ये बात लिखेंगे कि टेंजेंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस परपेंडिकुलर होता है। कौन परपेंडिकुलर होता है? रेडियस, या डायमीटर लिख दो, चलो डायमीटर एंड रेडियस दोनों लिख देंगे। रेडियस एंड डायमीटर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। हमने क्या किया, हमको पता नहीं था कि परपेंडिकुलर कौन होता है, हमने तो बस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर बना दिया, बट होता तो वो रेडियस या डायमीटर है। दैट मींस हमने जो बनाया वो रेडियस और डायमीटर है, और अगर हमने रेडियस और डायमीटर बनाया तो रेडियस हो या डायमीटर हो सेंटर से गुजरता हुआ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो दो लाइनें लिखूंगा मैं यहाँ पे। पहले तो गिवन पॉइंट लिखूंगा तो उसमें मैं ये लिख दूंगा हेयर ए बी इज परपेंडिकुलर टू, लेट अस से इसको PQ ले लेता हूँ, ए बी इज परपेंडिकुलर टू PQ। ये तो पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, एंड वी नो दैट, दूसरे को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, एंड वी नो दैट द डायमीटर इज परपेंडिकुलर, द डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द tangent, diameter is perpendicular to the tangent at the point of contact, at the point of contact। ये हमारी स्टेटमेंट नंबर 2 हो गई। स्टेटमेंट नंबर 1 में इस ए बी के आगे ये भी लगा देना कि ये टेंजेंट है, टेंजेंट ए बी, दिस इज ए स्टेट टेंजेंट ए बी। 1 सेकेंड, हेलो। तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो गिवन था कि टेंजेंट ए बी PQ के परपेंडिकुलर है। स्टेटमेंट नंबर 2 हमने एक जनरल बात कह दी कि टेंजेंट तो भैया पर डायमीटर से परपेंडिकुलर होता है, और इस केस में वो PQ से परपेंडिकुलर है, दैट मींस PQ ही डायमीटर है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम क्या हुआ, क्यों हंस रहा है? सबूत मिल गया ना हमको, भाई PQ तू ही डायमीटर है, तू ही कातिल है। फ्रॉम इक्वेशन
1 and equation 2। इक्वेशन मत लिखो, इसको स्टेटमेंट लिखेंगे तो आप EQ मत लगाओ, बस आप लिख दो फ्रॉम 1 and 2 सिंपली, फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि इक्वेशन एक तो है दूसरी नहीं है ना, और पहली भी नहीं है। इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू का मार्क होता है। वी गेट PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, ये हमने प्राप्त कर लिया ऑफ द सर्किल। अब यहाँ पे एक लाइन और लिखनी है, अब एग्जाम में लिखना, अभी मैं बोल के बता देता हूं। एंड वी नो दैट a diameter passes through the center of the circle, so the perpendicular PQ, so the perpendicular PQ drawn at the point of contact, P passes through the center of the circle, passes through the center O of the given circle। नीचे लगा देना proved, नीचे लगा देना proved। ठीक है जी, तो बातों बातों में प्रूव कर दिया हमने, बस कुछ इसमें ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। चाहे ऐसा ये था जिससे कोर्ट में नहीं प्रूव करते किसी स्टेटमेंट को, तो अंतिम में PQ तू कातिल साबित हो गया। हमारा कातिल तो वो था जो परपेंडिकुलर था, और तू कह रहा है कि तू परपेंडिकुलर है, तो यानी तू ही कातिल है। हाँ ठीक है, चले आगे नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द। मजाक कर रहा है कि हाँ मारो मुझे, मारो। रिकॉर्डिंग बंद कर, फिर आता हूँ। हाँ, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, that means the external point is point A from a point A का मतलब है कि एक्सटर्नल पॉइंट है, और यहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है? टेंजेंट की लेंथ बताओ, चलो क्या है, स्टेटमेंट पढ़ के बताओ। 5 है कि 4 है? 5 है कि 4 है? देखो सबसे पहली बात तो सबसे लंबी टेंजेंट नहीं होती, जो वो 3 ट्रिपलेट होते हैं ना, उसमें हाइपोटेनस नहीं होती कभी भी टेंजेंट, तो वो 5 and 4 में से 4 ही होगी। और दूसरी बात, इस स्टेटमेंट को मैं पढ़ूं तो द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस है, तो ए की दूरी है 5 सेंटीमीटर सेंटर से, ठीक है ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, और इस 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इस स्टेटमेंट को ऐसे पढ़ना है, कैसे? एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल को काटो, अब पढ़ो, अब पढ़ो, और ये फ्रॉम ए पॉइंट ए भी काटो, अब पढ़ो। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये तो क्या है 4 सेंटीमीटर। अब इस टेंजेंट की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि ये टेंजेंट जो है पॉइंट ए से निकल रही है, और जो पॉइंट ए है वो सेंटर ऑफ द सर्किल से कितना दूर है? 5 सेंटीमीटर दूर। समझ में आई सारी बात? तो 3 सेंटीमीटर आंसर है, क्या ही सोल्व करवाएं इसमें। सेंटर से 5 सेंटीमीटर, सो आप यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ऐसा क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन सॉल्व किया, तो ये रेडियस क्या आ जाएगी? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अरे बीच में दे रहा है, कम से कम नंबर तो अच्छे दे देता, 5 4 3, कुछ तो इज्जत रखता, लिहाज रखता। मजाक ही कर दी इसमें, तो हद ही कर दी इसने। उसको पता होगा ना भाई शिवम भी क्लास में, तो इस हिसाब से थोड़ा सा क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बारे में कल चर्चा हुई थी, जितना मेरे को याद है। क्या सेम रेडियस किसने कहा? कॉमन सेंटर या सेम सेंटर, है ना। आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, 3 कॉन्सेंट्रिक हो गए तो एक छोटा और एक बड़ा। आपको ऐसे कोड की लंबाई निकालनी है, जो कोड तो हो बड़े सर्किल का, बट छोटे सर्किल को भी छू रहा हो। दैट मीन छोटे सर्किल के लिए वो टेंजेंट हो, और बड़े सर्किल के लिए वो कोड हो। उस कोड की आपको क्या निकालनी है? लंबाई निकालनी। क्वेश्चन क्लियर है सबको? तो फिगर बना दो, और फिगर बनाने के बाद आप खुद देखेंगे कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। हाँ, फिगर बनने से पहले लगता है कि हाँ बहुत कुछ है, बट फिगर बनाने के बाद कुछ नहीं है। तो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ 2 concentric circles. These are 2 concentric circles. This is the center. कोड किसका है? बड़े सर्किल का। और टेंजेंट किसका है? छोटे सर्किल का। तो ये जो लाइन बनेगी कुछ ऐसी बनेगी। देखो कोड तो किसका है?
बड़े सर्किल का, टेंजेंट किसका है, छोटे सर्किल का। तो लेट अस कंसीडर इस लाइन सेगमेंट को ए बी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है उसको पी ले लेता हूं मैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब छोटे सर्किल बड़े सर्किल दोनों की रेडियस गिवन है, तो छोटे सर्किल की रेडियस है 3, तो मैं ओपी को लगा दूं 3, ये ओपी छोटे सर्किल की रेडियस है क्या, और बड़े सर्किल की रेडियस है 5, तो क्या मैं ओए को लगा दूं 5, कोई दिक्कत। अच्छा जी, आपको पता है कि टेंजेंट रेडियस से परपेंडिकुलर होता है, सुना है कभी ऐसा आपने, सुना है, तो कर दूं परपेंडिकुलर। अच्छा, आपने ऐसा भी सुना है 9th क्लास में कि अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं किसी कोड पे तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, तो ए बी कोड भी तो है बड़े सर्किल के लिए और ओ सेंटर है उस सर्किल का, तो ओ से जब मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो ये पी पॉइंट पे ए बी कोड बाइसेक्ट होगी, दैट मींस एपी इक्वल टू बीपी होगा, ठीक है होगा। तो अगर मैं एपी की लंबाई निकाल लूं और उसका दुगना कर दूं तो टोटल एबी की लंबाई आ जाएगी। तो अब टास्क केवल इतना है कि एपी की लंबाई निकालनी है और वो इजीली 4 आ जाएगी। इन ट्राइंगल ओपीए यू कैन सी एंगल ओपीए क्या हो गया, 90 डिग्रीज हो गया। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट एपी की वैल्यू इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का रूट। कैसे ही पता लगा लोगे ना, 4 सेंटीमीटर आई, पता लगा लोगे। अब ये अगर AP 4 है तो AB विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। बहुत सरल है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां तक हो गए बताना जरा, 7 भी हो गया, ओके। 8 तो बना जाओ। अब यहां से इंपॉर्टेंट वाले कैटेगरी शुरू हो गए। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब का मतलब कल भी बताया था या 1-2 दिन पहले बताया था, सर्कमस्क्राइब यानी बाहर से घेर लेना, 9th क्लास में बताया, 9th क्लास में बताया था अभी कल परसों, सर्कम सर्किल और वो, इसलिए याद रह गया। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है बाहर से, किसी फिगर को बाहर से छू के निकलना। लेट अस से कि ये सर्किल है, ये सर्किल है फिगर 10.12 में 1 2, ठीक है। तो और एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ABCD, ये इस सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है ना, देखो बाहर से छू रहा है, अंदर नहीं आ रहा उसके, बाहर से छू के निकल रहा है। और जब भी अपन बात करते हैं ना कि बाहर से छू के निकलना, तो वो केवल एक पॉइंट पे छू के निकलना होता है, ऐसे नहीं पूरा से भिड़ के घसीट के निकल के ले गए। ठीक है, मसले बहुत अच्छी बात है, चलना है। ठीक है, क्यों ये घसीटता रहता है, गिरता पड़ता रहता है, हाँ ठीक है। अगर वो एक पॉइंट पे टच होके निकलेगा तो ही आप कहेंगे सर्कमस्क्राइब, ये चीज क्लियर है। अगर एक पॉइंट पे नहीं करेगा तो आप नहीं कहेंगे सर्कमस्क्राइब, ठीक है। जैसे सर्कम सर्किल कैसे बनता था, ऐसे बनता था। तो ये सर्किल ने इस ट्रायंगल को चारों तरफ से घेरा, तो जब भी छुआ तो एक ही पॉइंट पे छुआ, इधर भी छुआ इधर भी छुआ, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है साहब। प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। AB और CD चेक करो, ऑपोजिट साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की, तो इन दोनों का सम यानी इसकी लंबाई जोड़ दें तो AD प्लस BC आएगा, इन दोनों की लंबाई के सम के बराबर आएगा। क्वेश्चन समझ में आया, यानी कि अब आप सर्किल के चारों तरफ सर्कमस्क्राइब होने वाला क्वाड्रिलेटरल बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो ऐसा ही क्वाड्रिलेटरल बनेगा जिसकी ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल हो। जिसका सम इक्वल ना हो ऐसा क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर ही नहीं, ऐसा क्वाड्रिलेटरल सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर ही नहीं सकता। मतलब वही बात है कि या तो फिर 2 पॉइंट पे टच होगा या सर्किल के अंदर आ जाएगी उसकी साइड, अगर बाहर से छू के एक पॉइंट पे निकलना है तो ऐसा ही क्वाड्रिलेटरल बन सकता है, ठीक है, समझ आया सबको। अब इसको अपन प्रूव करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट अपन सॉल्व करेंगे तो आपके एक ही चैप्टर बचता है जो कि है टेंजेंट, तो आपको वहीं से हिंट मिल जाना चाहिए कि विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट ये सॉल्व होगा, विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट ये सॉल्व होगा। तो आपकी नजर ही होनी चाहिए कि टेंजेंट ढूंढू, आपकी नजर टेंजेंट को ढूंढनी चाहिए। तो आपको टेंजेंट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, बताओ नाम बोलो टेंजेंट्स के, सर्किल के टेंजेंट्स के। देखो वैसे तो ये भी पूरा भी एक टेंजेंट है, AB भी एक टेंजेंट है, DC भी है, BQ भी है और AD भी है, लेकिन आप इनको भी तोड़ दो 2-2 में तो 8 टेंजेंट्स दिखाई दे रहे हैं AP AS, एक्सटर्नल पॉइंट A से। अच्छा जी, एक्सटर्नल पॉइंट A से ये टेंजेंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप 2 टेंजेंट बनाते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट बनाते हैं तो लंबाई में बराबर निकलते हैं, दैट मींस AP इक्वल टू AS, फाइन। चलो एक्सटर्नल पॉइंट B से भी 2 टेंजेंट है क्या,
कौन कौन से नाम क्या है, बीपी और बीक्यू, तो ये दोनों भी बराबर होंगे क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट बी से हैं, दैट मींस बीपी इक्वल टू बीक्यू। फाइन। अच्छा जी, एक्सटर्नल पॉइंट सी से भी कोई टेंजेंट दिखे क्या, सी आर इक्वल टू सी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू। एंड एक्सटर्नल पॉइंट डी से भी दिखे क्या, डी आर इक्वल टू डी एस। अब कुछ मत करो, इन चारों इक्वेशन को ऐड कर दो और आपका काम हो चुका है। अगर ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो आप इनको कर दो ऐड। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 1 कॉमा इक्वेशन 2 कॉमा इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट, तो चारों के LHS बता दो, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू, आगे बोलो RHS में AS BQ CQ और D। अब आप देखो AP प्लस BP मिलके AB हो रहा है और CR प्लस DR मिलके, इधर AS के साथ DS जोड़ दो, पेयर तो आपको मिलाने पड़ेंगे, सोचने पड़ेंगे किससे क्या मैच होगा। AS प्लस DS मिलके AD। भाई ऐसा थोड़ा कि सर यहाँ तो रखे रखा है मिल गए, वहां क्यों नहीं मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, ढूंढो। BQ और CQ तो चलो है रखे रखा है, BQ प्लस CQ इक्वल टू BC, यही प्रूव करना था, यही करना था, प्रूव्ड हो गया। इसको करते समय आप जो गलती कर सकते हो वो ये कर सकते हो, वो भी सुन लो। इधर देखो स्क्रीन पे, अगर इसमें आप इन इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन फ्लिप करके लिख दो, जैसे कि AP प्लस AS की जगह अगर आप AS प्लस AP लिख दो, ठीक है, ये ना लिख के ये लिख दो, तो फिर ऐड करते टाइम इधर की साइड तो आ जाएगी ये AS और ये AP चली जाएगी उधर, तो कुछ ऐड ही नहीं होगा। एक भी कड़ी टूटी तो हो सकता है, एक क्या आप एक से ज्यादा भी फ्लिप कर दो, 3 कर दो, 2 कर दो, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी इक्वेशन सेट नहीं होगी, तो आपको शुरू से माइंड में रखना है। कैसे, देखो कैसे आगे बढ़ेंगे हम ऐसे आगे बढ़ेंगे कि हमने पहले AP लिया, अब मुझे पता है यार AP से BP जुड़ना चाहिए तभी AB बनेगा, तो AP LHS में लिया है तो BP भी देखो LHS में लिया है, ठीक है। अगली इक्वेशन में जब मैंने CR लिया, अब मुझे ये भी पता है कि इस साइड से इसकी सामने वाली साइड जुड़ेगी, तो सामने वाली साइड में CR है और ये LHS में चल रहे हैं, तो अब सामने वाली साइड का भी CR में, यानी कि आमने सामने वाली साइड के 4 टेंजेंट जो है ना वो LHS में, और इधर राइट एंड लेफ्ट में जो 4 टेंजेंट्स हैं वो सारे के सारे RHS में। या फिर उल्टा कर सकते हो, ये 4 LHS में और वो 4 RHS में। ये शुरू से ही सिमेट्री बिठाते हुए चलनी है, नहीं तो एंड तक आते आते अगर एक भी फ्लिप हो गया तो आपको लगेगा क्या गलती हो गई, ठीक है ना। फिर आप दूसरे कॉन्सेप्ट लगाने बैठ जाते हो, यार कॉन्सेप्ट ही शायद दूसरा है, फिर सेंटर से मिला दोगे और कुछ करना लग जाओगे, ठीक है, क्लियर है। तो इस चीज का ख्याल रखना, बाकी क्वेश्चन बड़ा आसान है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 कहता है, ये 9 का फिगर भी है 10.13 या 10.13। इसमें क्या कहता है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं क्या, एक्स वाई एंड सेकंड इज एक्स डैश वाई डैश, दो पैरेलल टेंजेंट्स है एक ही सर्किल के, ऑब्वियसली एक ही सर्किल के दिखाई दे रहे हैं हमको, ठीक है। टू ए सर्किल विद सेंटर हो, सेंटर क्या है इसका, आपको पता है अगर आप दो पैरेलल टेंजेंट्स बनाएंगे ना एक सर्किल पे, अभी अपन ने क्या प्रूव किया था, अभी अपन ने ये प्रूव किया था कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स बनते हैं वो पैरेलल बनते हैं। अब इसका उल्टा बोल रहा हूं मैं स्टेटमेंट, कि आप सर्किल पे आपकी मर्जी आए जहां पे दो पैरेलल टेंजेंट बना दो, उन दोनों पैरेलल टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलाओगे ना, वो सर्किल की हमेशा ही डायमीटर होगी। बात वही है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे पैरेलल टेंजेंट्स बनते हैं, इसका कन्वर्स क्या है, पैरेलल टेंजेंट्स बनाओ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डायमीटर होगा, होगा। तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट PQ डायमीटर होगा क्या, होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। वैसे फिगर में भी दिखाया हुआ है कि ओ से पास थ्रू हो रहा है, लेकिन अपने को गिवन पॉइंट में डालना पड़ेगा कि ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हैं, इसीलिए PQ क्या है, डायमीटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है, अनदर टेंजेंट, एक तीसरा टेंजेंट और आ गया पिक्चर में, ये लो AB नाम का, ये क्या करता है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो क्या है, C है, ये उन दोनों टेंजेंट को इंटरसेक्ट करता है, एक्स वाई को भी इंटरसेक्ट करता है और एक्स डैश वाई डैश को भी इंटरसेक्ट करता है। किस किस पॉइंट पे, एक्स वाई को तो A पर और एक्स डैश वाई डैश को B पर इंटरसेक्ट करता है। प्रूव दैट एंगल AOB इज ए राइट एंगल, ये एंगल 90 डिग्री है, ऐसा आपको प्रूव करना है। समझ आया क्वेश्चन,
ठीक है, इस पॉइंट से थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये वाला पॉइंट तो है ए और ए से थोड़ा सा दूर है फिर ये वाई, है ना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, देखो बताओ पहला मौका आपको। बोलो। कैसे प्रूव करेंगे 90 डिग्री का एंगल है, या यूं भी कह सकता हूं कि प्रूव करो कि ट्राइंगल एओबी इज राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि वो एंगल 90 डिग्री तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। पूछने के 10 तरीके। ओसी को कनेक्ट करें कंस्ट्रक्शन में। ओके, लेट्स कनेक्ट ओसी। हाँ, ओसी रेडियस हो गई, आगे किस किस को? हाँ, कॉन्ग्रुएंट किस किस को करें? ओ सी डी, डी का है ओ सी बी। ओके, ओ सी बी कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? ओ सी ए। दिख ही नहीं रहे, शक्ल में ही नहीं दिख रहे कॉन्ग्रुएंट, वो बड़ा चोंच का दिख रहा है, छोटी चोंच का दिख रहा है। ओ सी बी और ओ क्यू बी फिर भी दिख रहा है, ओ सी बी एंड नीचे वाला ओ क्यू बी। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे करें पहले तो वो बताओ। ओ बी तो कॉमन है, ओ बी बराबर ओ बी, आगे ओ सी और ओ क्यू रेडियस। ठीक है, बी क्यू और बी सी सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट हैं, तो सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट इक्वल होते हैं, तो तीनों साइड इक्वल हो गई उसकी, तीनों साइड के। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल बोलना है एक बार, बीओसी कॉन्ग्रुएंट हो गया, इधर बोलो बीओसी, तो इधर क्या लिखोगे? बीओ क्यू। तो बाय सीपीसीटी हम ये लिख सकते हैं क्या कि एंगल बीओसी इक्वल टू, क्योंकि हमको एंगल के मैटर्स सॉल्व करने यहाँ पे, तो मैं सीपीसीटी से एंगल के मैटर्स ही निकाल रहा हूँ। एंगल बीओसी इक्वल टू एंगल बीओ क्यू कह सकता हूँ। कहाँ है एंगल बीओसी? ये वाला। कहाँ एंगल बीओ क्यू? ये वाला, राइट। सिमिलरली इन द सेम पैटर्न अगर हम उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, इसको और इसको, तो वहां से ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। जब इससे ये एंगल इसके इक्वल आया तो इससे ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है साहब, तो मुझे बताओ कौन कौन से नाम बोलो, कौन कौन सा एंगल इक्वल आया। एक तो ये आ गया, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में सिमिलरली करके चाहो तो आप फिर से ये पूरा प्रोसेस रिपीट करो, वेटेज अच्छा है तो, वेटेज कम है तो आप सिमिलरली करके भी कर सकते हो कि सिमिलरली उस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल इक्वल होगा। जब मैंने क्लास में करवाया था तो मैंने अलग अलग ही करवाया था। ठीक है, तो यहां से एंगल का नाम बोलो, ए ओ पी या ए ओ सी ले लो पहले, सी की सीध में सी, एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ पी। फाइन। अच्छा जी, 1 2 3 4 एंगल है मेरे पास है, इन चारों एंगल का सम क्या होगा? 1 2 3 4, ये चारों एंगल लीनियर पेयर नहीं कह सकता, सेमी सर्किल बना रहे हैं, सेमी सर्किल कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा, इन चारों का एंगल का सम 180 कब होगा? तब ही होगा जब ये स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। और पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, ये पहले प्रूव करनी होगी। कैसे? ये प्रूव करके कि पी क्यू डायमीटर है। हाँ हाँ, वो भी स्ट्रेट लाइन पे होता है, लीनियर पेयर भी स्टैब्लिश होगा तो स्ट्रेट लाइन पे स्टैब्लिश होगा। तो आप कभी भी ऐसे सपोज करो, इधर देखो स्क्रीन पे, सपोज करो ये है ओ, ये है ओ, ये है पी और ये है लेट अस से क्यू। ठीक है, और मान लो मैं बीच में से लाइन खींच दूं, तो क्या इन दोनों एंगल का सम 180 है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि ये पीओ और पी क्यू स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे, इनको सीधा कर दो, ऐसे ऐसे टेढ़े है ना ये, इनको ऐसे सीधा कर दो, ऐसे टेढ़े से इनको ऐसे सीधा कर दो, ऐसे कर दो पी क्यू को। अब ये 90 डिग्री का, ओ सॉरी, अब ये 180 डिग्री बनाएंगे ना। तो आपको इन चारों का सम 180 सीधे ही नहीं रखना है, मार्क्स कट जाएंगे। आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कैसे प्रूव करोगे? आप ये प्रूव कर देना कि वो डायमीटर है। डायमीटर कैसे प्रूव करोगे? क्योंकि ये पैरेलल टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बना है, पैरेलल टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डायमीटर ही बनता है, और डायमीटर हर कोई जानता है कि एक सीधी लाइन होती है। तो इन चारों का सम क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। ले एक बार बात कर, वही तो कह रहा हूं। चलो आप लोग देखो, तो इन चारों एंगल का सम 180। एंगल बोलो, एंगल बीओसी प्लस
एंगल BOQ प्लस एंगल AOC। चाहो तो ऐसे सीक्वेंस में ले लो, पहले ये ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते जाओ, और चाहो तो जैसे भी ले लो। कुल मिला के चारों का सम क्या हो जाएगा, AOP इक्वल टू, हाँ बोलो, हाँ जा, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इन चारों में से दो दो के पेयर बना लिए ना आपने, कि नहीं बनाए? इन दोनों का पेयर बना लिया है ना। अब आप बीच वाले एंगल से कंसर्न्ड है, केवल केवल आपको मतलब किससे, बीच वाले एंगल से। यानी कि आप इसमें से BOC और BOQ में से BOC से मतलब कनेक्टेड हैं भाई, ये चाहिए मुझे। BOQ तो साइड वाला एंगल है, और इसमें भी आप इससे मतलब रखते हैं। ठीक है, इस इन दोनों एंगल से आप कंसर्न्ड हैं। तो BOC और BOQ अगर दोनों इक्वल हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 इफ दे आर इक्वल, तो इन दोनों के सम को मैं ट्वाइस एंगल BOC लिख सकता हूं। और AOC और AOP फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वल हो रहे हैं, और मैं कंसर्न्ड हूं एंगल AOC से ही, तो मैं क्या इन दोनों के सम को ट्वाइस एंगल AOC लिख सकता हूं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 2 को कॉमन ले लूं तो एंगल BOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल AOC का सम कितना हो जाएगा, 180। तो 2 से कट के ये क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। और एंगल BOC और एंगल AOC को मैं ऐड करूंगा, थोड़ा क्लीन करके दिखा देता हूं आपको, तो वही एंगल मिल जाएगा जो उसने पूछा है। ये OC तो आपने खींची थी ना, तो BOC ये था, एंगल AOC ये था, इन दोनों को मिला के टोटल एंगल क्या बन गया, एंगल AOB। तो एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव हो गया है। कल को ये भी प्रूव करवा सकता है कि प्रूव करो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक लाइन और लिख देना कि एक एंगल 90 डिग्री आ रहा है इस ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल AOB इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। वैसे तो मार्क किया हुआ है, बट याद रख लो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज का। ठीक है, चले नेक्स्ट। कहां तक हो गया अभी, 9th। Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। क्या समझे, कुछ समझे? फिर से पढ़ो। एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, बाहर वाला जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से दो टेंजेंट बना रहा है, और उनके बीच का एंगल ले रहा है। उसके बीच का एंगल जो है सप्लीमेंट्री होगा किससे, भाई जो आपने बताया था ना, एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट joining the point of contact at the center। सर वो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सप्लीमेंट होगा इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट। tended by the line segment joining ना, हाँ सही है, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे एक्चुअली एंगल तो वही बन रहा है, आप सही कह रहे हो, बट उस एंगल की डेफिनेशन उसने किसी दूसरे तरीके से दी है। देखो, हमने ये सीखा कि ये दो टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, लेट अस से ये रेडियस है, टेंजेंट मान लो PQ एंड PR, और ये मान लो O। तो हमने तो ये सीखा कि ये एंगल इसके सप्लीमेंट्री है, ये एंगल इसके सप्लीमेंट्री है ना, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है दोनों, तो 180 180 तो यही हो गए, टोटल एंगल सम 360 होता है, तो ये दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। हमने तो ये सीखा, लेकिन इस एंगल को तो उसने इंट्रोड्यूस कैसे किया, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट के नाम से इंट्रोड्यूस किया। इस एंगल को इंट्रोड्यूस करने का तरीका सुनो उसका, उसने क्या कहा कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से लाइन ज्वाइन करो, कर दी, और अब ये जो लाइन है ये सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है, ये तो कर रही है, ये लाइन जो है सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है। अरे एक सर्किल है, उसमें मान लो एक कोड बना दूं, तो ये कोड जो है एंगल सबटेंड नहीं कर सकती क्या सेंटर पे से, तो ये कोड है ना QR, तो इस QR से सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है, तो यही सबटेंड हो रहा है, तो एंगल तो वही बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल 180 है, सम प्रूव वही करना है आपको, तरीका भी वही है कि ये इस क्वाड्रिलेटरल में ये 360 डिग्री है, बट कंफ्यूज करने के लिए बस इस लाइन को उसने ज्वाइन करवा लिया। इस एंगल को इंट्रोड्यूस करने के बाद इस एंगल को मैं बोलूं कैसे, स्टेटमेंट में बोलूं कैसे, उसने क्या कह दिया, भैया एंगल कौन सा एंगल है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो लाइन सेगमेंट बन रही है उस लाइन सेगमेंट से सबटेंड किया हुआ एंगल है सेंटर पर। ठीक है, समझ आया? कुछ भी नहीं है, कर लोगे, चारों एंगल का समथिंग। सर अगर डायग्राम के अंदर ये कोड नहीं बना, नहीं कोड बना के भी कर लोगे तो क्या दिक्कत है, कोड, हाँ अरे यार उसने इंट्रोड्यूस करवाया ना, देखो सर मैंने तो सोचा नहीं ऐसा कुछ कोड वगैरह, तो मान लो इस सप्लीमेंट्री किसके, एंगल सबटेंड किया गया, किससे सबटेंड किया गया, लाइन सेगमेंट से। लाइन सेगमेंट कहां से पैदा हुई,
ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाइन सेगमेंट पैदा हुई, इससे एंगल सबटेंड हुआ, कहाँ हुआ, सेंटर पे हुआ, एंगल तो वही बना है। तो आप बनाओगे तो सही, बट इसको इग्नोर करोगे भैया, आप हो ही नहीं बीच में। आप तो इसी क्वाड्रिलेटरल को मानोगे, पी क्यू ओ आर, चारों एंगल का सम कर दोगे 360, ये एंगल 90 डिग्री होता है एंगल क्यू, एंगल आर भी 90 डिग्री होता है, तो इन दोनों का सम 180 हो गया, तो बचे हुए इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। बाकी बनानी तो पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में का है। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे, इसमें तो कुछ भी नहीं था, इंपॉर्टेंट है ये, अनइम्पोर्टेंट कर दो उसको। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ऊपर वाले क्वेश्चन में एक क्वाड्रिलेटरल ने सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया था, इस वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि जो वो क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा था ना, उसको मान लो कि वो पैरेललोग्राम है, तो अब वो एक्चुअली पैरेललोग्राम नहीं है, वो रोम्बस है, ऐसा प्रूव करना है। समझ है? मतलब बनाने की कोशिश हमने पैरेललोग्राम करी, बट हमने ऐसा पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करी जिसके अंदर सर्किल टच हो रहा हो, मतलब जो सर्किल को सर्कमस्क्राइब करके कर रहा हो। तो वी एंडेड अप ड्राइंग ए रोम्बस। स्टार्ट किया था पैरेललोग्राम से, एंड किया हमने रोम्बस पे। तो आपको बनाना रोम्बस है, लेकिन उसको पूरे क्वेश्चन में मानना क्या है, पैरेललोग्राम, और प्रूव करना है कि वो रोम्बस। मैं इसी फिगर का सहारा ले लूं और मान लो कि ये जो चारों तरफ से जो फिगर बना हुआ है, अभी तो इसमें ये पैरेललोग्राम नहीं है, दिख भी रहा है कि पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन मान लो कि पैरेललोग्राम। ठीक है साहब, अब मुझे प्रूव करना है कि ABCD इज ए रोम्बस। कैसे प्रूव करेंगे? रोम्बस प्रूव करने के लिए, अच्छा ये ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम है, तो एक ऑलरेडी पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या करना होता है? यस, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल हैं और आपको करनी है सारी साइड्स इक्वल, तो बस आप उसकी एडजेसेंट साइड इक्वल कर दो, क्योंकि ऑपोजिट तो ऑलरेडी इक्वल है, तो सारी साइड इक्वल हो जाएंगी। दैट मीन्स आपको क्या करना है, AB इक्वल टू AD, इस तरीके से प्रूव करना है। ये तो है साइड से इक्वल करने का तरीका, ये तो है साइड से इक्वल करने का तरीका। और कोई तरीका? एंगल आता है, तो अगर साइड से नहीं होगा तो एंगल से करेंगे। तो और कोई तरीका है, एंगल के थ्रू कैसे आप एक पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव कर सकते हो? बाय यूजिंग एंगल्स। वो तो पैरेललोग्राम में भी होता है, वो पैरेललोग्राम में होते हैं क्या? हाँ वो होते हैं, नहीं वो पैरेललोग्राम में नहीं होते। हाँ डायगोनल की बात करो, क्या उसमें डायगोनल्स 90 डिग्री होते हैं? यस, उसमें डायगोनल 90 डिग्री। तो कैन वी प्रूव दैट कि उसमें डायगोनल 90 डिग्री होंगे? रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, बट वो बैठ नहीं पाएगा। तो आप तो चलो इसी पे दिमाग लगाओ, एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर दो, बस। कर सकते हो? बड़ी आसानी से कर सकते हो। कैसे बता? इसमें किया है ऐसे सेम टू सेम साइड पर, उसमें भी कर देंगे। इसमें क्या किया है आपने, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC किया है, इतना तो कर ही दोगे। इतना भी फिर से बताऊं क्या? इतना तो कर दोगे, ठीक है। अरे AB और CD तो बराबर है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है। ऐसे क्यों हंस रहे हो? पहले तो क्वाड्रिलेटरल था, पहले तो क्वाड्रिलेटरल था, आज की तारीख में ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो AB प्लस CD को मैं क्या ट्वाइस AB लिख दूं, क्योंकि दोनों बराबर थे। AD प्लस BC को मैं क्या ट्वाइस AD लिख दूं, 2 से 2 कैंसिल, AB बराबर AD, दैट मींस एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई, और ऑपोजिट तो ऑलरेडी इक्वल थी। एक लाइन लिखूंगा, खत्म करूंगा कि इट इज अ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स इक्वल, और कोई भी पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, देयरफॉर इट इज ए रोम्बस। कुछ कराने की जरूरत है? तो उसी को कॉपी पेस्ट करना है, 4 लाइन और जोड़नी है। चलो नेक्स्ट। ठीक है, कहां तक कर लिया हमने अभी? 11 तक। 12 देखो, A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle। अब की बात, ट्राइंगल ने सर्किल को चारों तरफ से घेर लिया है भाई, दिख रहा है आपको चारों तरफ से घिरा हुआ ये। ऑफ रेडियस क्या है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे, सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC इनटू विच BC इज डिवाइडेड। ये BC जो है 2 सेगमेंट में डिवाइड होगी, सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट, तो ये BC जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक तो हुआ CD और एक हुआ
BD। ये डिवाइड हो गई, इस तरीके से डिवाइड हुई कि लेंथ क्या है इनकी 8 और 6, इधर तो बच गई 8 और इधर बच गई 6। फाइंड द साइड्स AB एंड AC। तो इस ट्राइंगल की एक साइड तो टोटल गिवन हो गई एक तरीके से 8 और 6 14 सेंटीमीटर, आपको बची हुई दो साइड्स निकालनी है। क्वेश्चन समझ आया? एक ट्राइंगल ने एक सर्कल को चारों तरफ से घेरा है, उसकी एक साइड गिवन है, बची हुई दो साइड निकालो। रेडियस सर्कल का गिवन है, सर्कल का रेडियस गिवन है, एक साइड गिवन है, बची दो साइड्स निकालो। ठीक है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंसी हमको सॉल्व करना है। ये बात आपको क्लियर होगी और इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। देखिए बेटा, ये देखो, ये अगर D है तो इस पॉइंट को ले लेता हूं E और इस पॉइंट को ले लेता हूं F। अब एक्सटर्नल पॉइंट A से दो टेंजेंट बन रही है, AF और AE इक्वल होंगी। एक्सटर्नल पॉइंट B से भी दो टेंजेंट बन रही है, BD और BE इक्वल होंगी। और एक्सटर्नल पॉइंट C से भी दो टेंजेंट बन रही है, CD और CF, क्या ये भी इक्वल होंगी? तो इनको इक्वल कर देते हैं। कैसे? BD की लंबाई तो 8 है, तो BE की लंबाई भी 8, CD की लंबाई तो 6 है, तो CF की लंबाई भी 6। सर AF और AE की लंबाई नहीं है, मार्केट X एंड X। अब आपका टारगेट X की वैल्यू निकालना है। आपको X की वैल्यू निकालते ही पता चल जाएगा कि साइड AC कितनी है, 6 के साथ जोड़ दो और ये पता चल जाएगा कि साइड AB कितनी है, 8 के साथ जोड़ दो X की वैल्यू। तो X की वैल्यू निकालना आपका परम उद्देश्य हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब क्या करें सर? अब आप एक काम करिए बेटा, O को C से, B से एंड A से कनेक्ट कर दीजिए। कर देंगे? अब मुझे बताइए कि ये टोटल जो ट्राइंगल था ABC, 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। अगर OD को एक बार भूल जाएं, OD को एक बार भूल जाएं तो 3 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको, OAB, OAC, OBC या OCB, ये 3 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। इन 3 ट्राइंगल्स का एरिया अगर मैं अलग अलग निकाल लूं और जोड़ दूं तो टोटल ट्राइंगल ABC का एरिया निकलेगा। करते हैं, चलो सबसे पहले मैं बेसिक जो नीचे वाला ट्राइंगल है ना OBC, क्योंकि इसमें 8 और से क्लियर कट गिवन है, इसका एरिया निकाल रहा हूं। एरिया ट्राइंगल OCB या OBC। क्या होता है ट्राइंगल ऑफ एरिया का फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं इसको बेस को ये ले लूं तो 8 और 6 14, और हाइट, सर हाइट कहां से लाऊं? अरे रेडियस गिवन है आपको और पता है कि टेंजेंट जो रेडियस से परपेंडिकुलर होती है और बेस हाइट से परपेंडिकुलर होती है, तो जो रेडियस है वो हाइट हो गई। रेडियस कितना गिवन है? 4। इफ दिस इज 4 तो मैं मार्क कर देता हूं 4, 2 से 2 टाइम वी गॉट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं होगी। सिमिलरली इन दोनों ट्राइंगल का निकालो, उनका ट्राइंगल का एरिया एक्स की फॉर्म में निकलेगा, न्यूमेरिक नहीं निकलेगा। ट्राइंगल OCB के बाद आ जाओ OAB, हाफ। इसका बेस बताओ, इसका बेस ये होगा, इसका बेस क्या होगा? AB। तो 8 + x या x + 8 कैसे भी लिख लो। अच्छा जी, हाइट तो इसकी भी वो होगी, आप बनाओ तो सही। अगर ये रेडियस है तो वो भी तो रेडियस है, हाइट तो उसकी, और रेडियस टेंजेंट से इधर भी परपेंडिकुलर होगा। तो हाइट इसकी 4 थी तो उसकी भी 4 ही होगी, और 4 से अगेन ये 2 बार कट जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 2x + 2 8 जा 16, दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा निकल गया। तीसरा और अंतिम, एरिया ट्राइंगल OAC, वही फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस। अब की बार बेस क्या रहेगा? AC, यानी कि x + 6 या 6 + x, और हाइट तो अभी भी OF4 ही रहेगी क्योंकि अभी भी ये रेडियस है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो 4 हो जाएगी, 2 से 2 कट गया, करो सॉल्व। 2x + 12, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर दूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकल जाएगा। तो एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल टू आप लिख देना OCB + OAB + OAC, मैं सीधे कर देता हूं। तो 28, उसके साथ न्यूमेरिक टर्म्स जोड़ दो, 16 और 12, 16 और 12 अगेन 28, तो 28 28 56, और x की टर्म्स जोड़ो, 2x 2x 4x, तो 4x + 56, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ट्राइंगल ABC का एरिया निकल गया। उससे क्या मिला सर? उससे बहुत कुछ मिलेगा। अब आप ट्राइंगल ABC का एरिया फिर से निकालो। सर फिर से क्यों? अलग टेक्निक से, हीरोन्स फॉर्मूला से, और उस एरिया को इस एरिया से इक्वेट करो, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x, जो हमारा परम उद्देश्य था। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। ये भी आधा पड़ाव क्रॉस किया अपन ने। हीरोन्स फॉर्मूला में अपने को एक साइड को A, एक साइड को B और एक साइड को C मानना पड़ता है। तो किसी को भी कोई भी मान लो, जैसे A तो मान लो 8 और 6 14, B मान लो 8 + x, मतलब
ए को ये माने, बी को वो माने, वो कंफ्यूजन है, किसी को कोई भी मान लो। और सी क्या हो जाएगी फिर हमारी 6 + x या x + कैसे भी लिख लो। अब क्या निकालते थे याद करो, सेमी पेरीमीटर, ये निकालते थे। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता था, तीनों का सम फिर आधा। तो 14 और 6 20 और 8 28, 28 का आधा 14, और x और x 2x, 2x का आधा x, समझ आया भाई। 28 + 2x होल डिवाइडेड बाय 2 करोगे कट के 14 + x आ जाएगा। फिर क्या निकालते थे, s - a s - b, सेमी पेरीमीटर का हर एक से डिफरेंस देखते थे तीनों साइड से, 9th में सीखा है। तो 14 + x का 14 से डिफरेंस देखेंगे x आएगा, 14 + x का 8 + x से डिफरेंस देखेंगे x x कट जाएगा, और 14 - 8 6 आएगा। 14 + x का 6 + x से डिफरेंस देखेंगे तो x x कट जाएगा, और 14 - 6 8 आएगा, डिफरेंस आ गया। ओके जी, अब फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ट्राइंगल एबीसी बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। क्या याद है किसी को, बोलो, s × s - a × s - b × s - c का होल रूट। बोलो s क्या है, s है 14 + x, s - a क्या है x, s - b क्या है 6, s - c क्या है 8 का होल रूट। ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करोगे तो 8 6 48x, और 48x मल्टीप्लाइड बाय 14 + x, दैट इज इट। इससे ज्यादा तो सॉल्व हो नहीं रहा, जब चाहो तो अंदर से और मल्टीप्लाई कर दो, पर देखते हैं कुछ कट जाए तो 48x × 14 + x का होल रूट, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो रहा। यही हमारा एरिया है, यही हमारा एरिया। उधर से एरिया क्या निकला, वो भी x की फॉर्म में, ये भी x की फॉर्म में, इक्वेट कर दे दोनों को। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। इधर से एरिया निकला था 4x + 56, यही था, और उधर से एरिया निकला है 48x मल्टीप्लाइड बाय 14 + x। अब आगे इक्वेशन ऐसे सॉल्व होगी, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा तो ही सॉल्व होगी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे, इसको भी और इसको भी, तो 4x + 56 का तो आपको स्क्वायर करना ही पड़ेगा, मतलब इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। आप एक काम जरूर कर सकते हो कि 4 को कॉमन ले लो, तो क्या बचा x + 14, और अब इसका स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 एज ए बार आ जाएगा, और छोटे नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2ab करोगे तो 28x, और 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196, इक्वल टू, इधर तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा 48x × 14 + x बचेगा ओनली, 48x × 14 + x। अब देखो जो 16 बाहर लिया था वो इससे कट गया, ये फायदा हुआ था 4 को बाहर लेने का। अब इसके अलावा तो कुछ कट नहीं रहा, तो अच्छा पहले भी कर सकता था, यस वो गलती कर दी फिर, चलो अब कर दी तो कर दी। चलो अब यहीं से आगे, x स्क्वायर + 28x, x स्क्वायर + 28x + 196, और इधर 3x × 14 42x, और 3x × x 3x स्क्वायर। अब टर्म्स को एक साथ ले जाते हैं अपन, x स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो 3x स्क्वायर - x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 28x को इधर ले जाऊं तो 42 में से 28 गया तो 14x प्लस में, और कांस्टेंट टर्म 196 है, इसको इधर ले आऊं तो इधर लिख देता हूं -196, और उधर क्या बचेगा 0। ठीक है, अब आप इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर, पहले x स्क्वायर वाली टर्म अरेंज कर दो, फिर 7x, और माइनस इसमें से 2 कॉमन लिया तो 2 9 जा 18, और 2 8 जा 16 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ रही है ना कोर्स में, आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो फिर तो सॉल्व करना आना चाहिए, बोलो कौन से पैटर्न से सॉल्व करो, कौन से मेथड सॉल्व करोगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बताओ 2 टर्म्स, इनका सम होता हो 7, प्रोडक्ट आता हो -98, 13 एंड 6, 13 6 जा 78 होता है। फोर्टीन और 7 और +7x आ रहा है, तो बड़ा नंबर लो प्लस में और छोटा नंबर लो माइनस में, -98 इक्वल टू 0। x कॉमन, x + 14 बचा, यहाँ से -7 कॉमन, x + 14 फिर से बचा, इक्वल टू 0। तो x + 14 × x - 7 इक्वल टू 0 बचा, तो x की वैल्यू हो गई या तो -14 जो कि पॉसिबल नहीं है, और या फिर हो गई +7। तो -14 तो पॉसिबल नहीं क्योंकि x एक डिस्टेंस थी, तो x की वैल्यू कौन सी आप कंसीडर करेंगे वैलिड, x की वैल्यू 7 ही कंसीडर करेंगे वैलिड। ठीक है, अगर x की ये वैल्यू आ गई तो ये भी 7 और ये भी 7, तो अदर 2 साइड्स कैसे आ जाएंगी, AC तो निकल जाएगी 6 + 7,
यानी कि 13 सेंटीमीटर, और ए बी निकल जाएगी 8 + 7 यानी कि 15 सेंटीमीटर आपके आंसर से। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज चलो तो क्वेश्चन इजी है बट लेंदी है, और मार्किंग मतलब स्कोरिंग क्वेश्चन है, आएगा तो 3 या 4 नंबर में आएगा, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत परेशान करेगा, बट सीक्वेंस वाइज चलते जाओ बस। ठीक है ना, चलो फटाफट लास्ट क्वेश्चन देखो। लास्ट क्वेश्चन तो बच्चे वाला क्वेश्चन दिख रहा है मुझे शक्ल से तो। प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। इसको क्या प्रॉब्लम है, बार बार एक ही क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल इतना पसंद आ गया, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। अब ये एंगल की बात कर रहा है, लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, जिसने सर्कल को घेर लिया है, इसके जो ऑपोजिट साइड है ना, फिर ऑपोजिट साइड को पकड़ा है इसने, इसकी जो ऑपोजिट साइड से कौन सी है, ए बी, और एक बार इन दोनों की बात करते हैं। तो ये दोनों जो है ना बेटा, ये इस सर्किल के सेंटर पे है ना, सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करेंगे, यानी ये जो एंगल सबटेंड किया ए बी ने, और ये जो एंगल सबटेंड किया सी डी ने या डी सी ने, इन दोनों का सम 180 होगा, और सिमिलरली फिर इन दोनों का भी होगा। तो ऑब्वियसली इन दोनों का हो जाएगा तो टोटल 360 में से माइनस करके उन दोनों का भी हो जाएगा। कोई भी एक पेयर प्रूव कर दें तो दूसरा का भी हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, एक चीज याद रखना, ये अगर इसको ओ मान लूं तो एओसी स्ट्रेट लाइन नहीं है, एओसी स्ट्रेट लाइन नहीं है, याद रखना ना, एओ अलग टुकड़ा है, ओसी थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, बट पता नहीं है तो हम टेढ़ा ही मानेंगे। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे? पहले तो हम क्या करेंगे, ये 4 रेडियस ड्रॉ करेंगे, ओ से पी, ओ से क्यू, ओ से आर एंड ओ से एस। तो अब आपको यहाँ पे 8 एंगल दिखाई दे रहे होंगे, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए। 8 एंगल दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं क्या? अब आप क्या करोगे, इनमें से कोई से भी 2 पेयर ऑफ 8 ही ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, कोई से भी 2 पेयर ऑफ ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, और फिर सिमिलरली करके बाकी कर देंगे। लेटेस्ट से मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करता हूँ, एक इसको और एक इसको। ये ओ है, पहले तो बताओ कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करोगे? एओ बराबर एओ, कॉमन साइड, एपी बराबर एएस, एक्सटर्नल पॉइंट ए से क्या है, टेंजेंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, और ओएस इक्वल टू, एपी वाली साइड लो पहले, ओपी इक्वल टू ओएस रेडियस। तो एस 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 से ट्रायंगल एओपी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल एओएस के। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसिटी क्या मैं ये लिख दूं, क्या, एंगल एओपी इक्वल टू, ओ पे क्यों ले रहा हूं सर एंगल, क्योंकि सेंटर पे सबटेंड करने की बात कर रहा है खुद ही, तो कुछ इधर से ही मिलेगा सुराग। एंगल एओपी इक्वल टू एंगल एओएस। वाह, शिवम आया ऑनलाइन, भाग गया फिर। हाँ ठीक है, एंगल एओपी इक्वल टू एंगल एओएस। यहां तक क्लियर है? कैमरा बंद हो गया, चलो बंद कर देते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया क्या? अब सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल ले लूं तो ये इसके इक्वल, सिमिलरली ये दो ट्रायंगल ले लूं तो ये इसके इक्वल, और सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल ले लूं तो ये इसके इक्वल। तो मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं, देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहां से मुझे क्या क्या मिला, अब तक मुझे ये मिला कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, बोलते जाओ, एंगल 1 बराबर एंगल 2। अब 1 की सीध में सामने वाला लो, एंगल 4 बराबर एंगल 3, भाई एंगल 2 और 3 मिलके कुछ बनेगा ना, देखो ठीक है। अब 1 2 3 4 तो काउंट हो गया, एंगल 5 बराबर एंगल 6 होगा, मैं 6 बराबर 5 लिखूं या 5 बराबर 6 लिखूं, इसका डाउट है। देखो 2 और 3 की सीध में 6 और 7 होना चाहिए, 2 2 3 6 7 आमने सामने आ रहे हैं, तो 2 3 की सीध में क्या आना चाहिए, 6। तो इधर क्या बचेगा, एंगल 5, और लास्ट वाला 6 के साथ में फिर 7 भी आना चाहिए, तो एंगल 7 बराबर एंगल 8। फाइन, इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, एड देम अप, कर दो सबको ऐड, 1 + 2 + 3 + 4, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, गलती कर दी, सही है, चलो देखते हैं, 2 + 6 + 7, आगे क्या,
इन सबका टोटल है ना वो 360 था, तो 1 को 2 की फॉर्म में ऐसे करके कुछ करना चाहिए तब जाके 180 आता। यस, यानी कि हमको इक्वेशंस नहीं जोड़नी, हमको सारे एंगल्स जोड़ने, 1 + 2 + 3 + 4 + पूरी फोर्स खड़ी कर देनी है ना। ठीक है, तो ये यहां से मैं इक्वल टू का साइन हटा दूं क्या, और भैया आप भी जुड़ जाओ, और आप जुड़ के हमको दोगे 360 डिग्री दोगे। अब इसमें से करो ग्रुपिंग, 1 और 2 बराबर थे ना, तो 1 + 2 को मैं ट्वाइस एंगल 2 लिख दूं, आपका और आपका काम हुआ। 4 के साथ किसका पेयर था, 4 के साथ 3 का पेयर था, तो 4 + 3 को मैं ट्वाइस एंगल 3 लिख दूं, 4 और 3 का भी खत्म। 5 के साथ 6 का पेयर था, 5 और 6 बराबर थे ना, तो मैं इसको ट्वाइस एंगल 6 लिख दूं, ये भी खत्म। और 7 और 8 भी बराबर थे, तो मैं इसको ट्वाइस एंगल 7 लिख दूं क्या, इक्वल टू कितना है 360 डिग्री। 2 को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचता है, एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 6 + एंगल 7 इक्वल टू 360। 2 से ये कट के क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अच्छा जी, 2 + 3 एंगल 2 + 3 मिलके एंगल AOB बना रहा है 2 + 3 मिलके एंगल AOB बना रहा है, प्लस 6 + 7 इसके सामने वाला बना रहा है एंगल COD बना रहा है। तो एंगल AOB और एंगल COD का सम 180 हो गया। यही तो प्रूव करना था कि आमने सामने की जो साइड्स हैं वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बना रही हैं। अब ये दोनों 180 हो गया, तो सिमिलरली करके भी कर सकते हो, नहीं तो चारों का एंगल सम 360 है। जब इन दोनों का 180 हो गया तो इन दोनों का भी 180 ही होगा, 360 में से घटा दो। ठीक है, या फिर सिमिलरली करके भी कर सकते, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो सर्कमस्क्राइबिंग के 3 क्वेश्चन हो गए, इसमें से 1 क्वेश्चन तय है। ठीक है, चलिए चलिए, तो 1 शॉट में हो गया आज, तो खत्म चैप्टर। अभी बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।